श्वसन क्रिया कितने स्टेप पूर्ण होती है? 2 स्टेप में। प्रश्वास और प्रश्वास में हम लोग क्या करते हैं? हवा उच्छ्वास में, और इस क्रिया को दोनों को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास, हाँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रीदिंग। क्या कहते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है? 18 से, लेकिन जो नवजात शिशु है या जो बच्चा है 30 से 32 या 28 से 30 बार सांस लेता है और छोड़ता है। तो बच्चे अधिक सांस क्यों लेते हैं? क्योंकि उसका जो फेफड़ा ये इतना बड़ा नहीं होता, वो छोटा होता है, इसी कारण वो जल्दी से फैलता है और जल्दी से सिकुड़ता है। सबसे पहले आपको बता दें फेफड़ा क्या है। तो फेफड़ा एक बड़े बड़े जीवों का श्वसन अंग है। किन जीवों का? मछली का। तो जो उच्च कोटि के जंतु हैं, जो वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम लोग कहते हैं रीढ़धारी जंतु। आप सब रीढ़धारी जंतु है या नहीं? गाय, भैंस, बकरी, केचुआ। केचुआ देखें? केचुआ, केचुआ नहीं देखे हैं? कछुआ नहीं, केचुआ, जिसको चाली कहते हैं गधा। क्या उसमें रीढ़ का हड्डी है? उसके पूरे बॉडी में हड्डी है, इन रीढ़ का हड्डी कहां से होगा? तो उसमें श्वसन क्रिया के लिए क्या फेफड़ा होगा? नहीं। जो भी स्तनधारी प्राणी है या जो भी उच्च कोटि के वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म है, उन जंतुओं में श्वसन के लिए क्या होता है? फेफड़ा होता है। कल आप लोग को बताए थे फेफड़ा एक प्रकार का स्पंजी ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? मतलब स्पंज के साथ फैलता और क्यों लिख रहा है तुम? नहीं सुधरेगा ना। स्पंज के जैसा फैल सकता है और सिकुड़ सकता है, इसी कारण इसको स्पंजी ऑर्गन कहा गया है। समझ में? चलिए आप लोग से एक क्वेश्चन, क्या बच्चा जो होता है 3 महीने का, 4 महीने का या 8 महीने का गर्भ में होता है ना, तो क्या गर्भ में वो कैसे सांस लेता है? नाक से? नाभि। किसके द्वारा? नाभि के द्वारा सांस लेता है। आप लोग नाभि समझते हैं क्या होता है? क्या होता है नाभि? जब बच्चा जन्म लेता है तो किसी का देखा प्रसव करते हुए? देखा है? उसका नाभि काटा जाता है। तो मान के चलिए इस प्रकार से ये बेबी है, तो इसका यहां से नाभि निकला हुआ रहता और ये नाभि मदर के नाभि से जुड़ा रहता। समझ में आया? और माँ जो भी भोजन खाएगी, जो भी श्वसन के रूप में लेगी, वो सारा बना बनाया हुआ ऊर्जा किसको मिलेगा? बच्चे को। ऑक्सीजन भी किसको मिलेगा? किसके द्वारा? इसको हम लोग प्लासेंटा कहते हैं। अपने भाषा हम लोग नाभि कहते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? या इसको हम लोग अपड़ा कहते हैं। समझ में आया? इसका मतलब क्या इस बच्चों के अंदर फेफड़ा नहीं है? फेफड़ा है, लेकिन फेफड़ा काम नहीं कर रहा है। तो ये कब काम करेगा? जैसे ही बाहर आएगा और डॉक्टर साहब इसके नाभि को कैंची से काट देगा, और जैसे ही वो बाहर निकलेगा फट से उसका फेफड़ा काम करना शुरू कर देगा। आगे समझ में? जब बच्चा पहली बार सांस लेगा तो बताओ उसका फेफड़ा फैलेगा या सिकुड़ेगा? फैलेगा, क्योंकि पहले अंदर हवा लेगा तब ना CO2 बाहर निकालेगा। कल ये चीज बताए थे, कंसेप्ट सबको क्लियर है ना? और जब भी हम लोग प्रश्वास की क्रिया करते हैं उस समय फेफड़ा क्या होता है? फैलता है और उदर गुहा सिकुड़ता है। क्यों? क्योंकि डायफ्राम ऊपर नीचे गति करता है। अभी आगे बताएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और, जैसे कोई बच्चा जन्म लिया, ठीक है, और जन्म लेने के बाद मर गया, संयोग से दुर्भाग्यवश, भगवान ने करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन ऐसा हो गया 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट के बाद डॉक्टर की लापरवाही के कारण बच्चा मर गया। ठीक है, अब पेशेंट का या उसके मदर का क्लेम है, मतलब उसके ऊपर FIR कर रहा है, नहीं डॉक्टर साहब आपके गलती के कारण बच्चा मरा है। लेकिन डॉक्टर अपने आप को बचाने के लिए कहता नहीं, बच्चा जन्म से पहले मर गया, गर्भे में मर गया। तो यह कैसे साबित करेंगे कि बच्चा जन्म के बाद मरा या बच्चा जन्म से पहले गर्भाशय में ही मर गया?
कैसे पता करेंगे बताइए? चलिए समझाते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों का पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम समझते हैं ना? हाँ, बच्चे के छाती को चीरा जाएगा और बच्चे के फेफड़ा को बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, पूरे फेफड़ा काट के क्या किएगा? बाहर निकाला जाएगा और उसको किसी ड्रम या बाल्टी के, एक बाल्टी पानी में उसको रखा जाएगा। ठीक है, यदि पानी में फेफड़ा डूब गया, इसका मतलब उसके अंदर हवा नहीं था, इसका मतलब उसके अंदर हवा नहीं गया, अर्थात वो सांस नहीं लिया। यदि फेफड़ा डूब गया पानी में तो क्या समझेंगे? बच्चा सांस नहीं लिया, अर्थात जन्म से पहले मर गया। यदि बच्चा एक बार भी सांस लिया होगा, इसका मतलब उसके फेफड़ा में क्या होगा? उसके फेफड़ा में हवा होगा। किसके फेफड़ा में? बच्चों के फेफड़ा में हवा होगा। और यदि इसके अंदर हवा होगा तो ये पानी में डूबेगा? नहीं डूबेगा। बैलून को तुम हवा निकाल के दे दो, पानी में डूब जाएगा, लेकिन उसमें हवा भर के देगा तो डूबेगा नहीं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर देगा कि बच्चा जन्म के बाद मरा है या जन्म के, हाँ, तो यदि जन्म के बाद मरा है तो किसका गलती है? डॉक्टर की गलती है, उसको लापरवाही का ध्यान देना चाहिए। ये मतलब आपको समझ में आया सब लोग को? हाँ, बच्चा जन्म के बाद ही श्वसन क्रिया करता है, जन्म से पहले उसका फेफड़ा तो बन के तैयार रहता है लेकिन काम नहीं करता। काम कब करता है? जन्म के बाद, प्रसव के बाद। जैसे उसका क्या कटता है? नाभि। नाभि तुम लोग काटते हुए देखा है? स्टरलाइज कैंची होता है, उससे काटा जाता है। चलिए समझिए। तो फेफड़ा क्या है? एक प्रकार का स्पंजी ऑर्गेन है जो फैलता है और सिकुड़ता है। कितने फेफड़ा होते हैं? राइट लंग्स और एक लेफ्ट लंग्स। लंग्स कहाँ होता है? मनुष्य के किस गुहा में? वक्ष गुहा में। वेरी गुड। किस गुफा में? हाँ, चलिए अब देखिए इसमें सांस कैसे आता है? ट्रेकिया के द्वारा। किसके द्वारा? समझिए ध्यान से। अब जैसे कोई मनुष्य है ये, ठीक है, और इसका श्वसन मार्ग क्या है? रास्ता क्या है? नाक। नाक में कितने छेद? 2 छेद। लेकिन एगो छेद और करवा लेते हैं बाली पहनने के लिए। चलिए, इसमें कितना छेद? इसी के द्वारा क्या होता है? श्वसन क्रिया जाता है किसमें? ट्रेकिया। और आपको बता दें यहाँ क्या है? ये नासिका है। इसमें क्या रहता है? म्यूकस मेम्ब्रेन। बहुत बार बता चुके हैं आप लोग, क्यों नहीं याद रखते हैं? कौन सा मेम्ब्रेन रहता है? म्यूकस का क्या काम है? यदि श्वसन के द्वारा कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर जाएगा, धूल कण अंदर जाएगा, तो वो क्या होगा? नाक के इस म्यूकस में चिपक जाएगा। और बैक्टीरिया यदि चिपक गया तो उसको मारे देगा। कौन? म्यूकस। ठीक है, उसके बाद ये हवा कहाँ जाता है? ट्रेकिया में। ये क्या है? ट्रेकिया। और ट्रेकिया में क्या लगा हुआ है? अपूर्ण वलय। कल बताए थे वीडियो में पूरा घुमा के, अंदर से दिखाए थे ना, वो इस प्रकार से रिंग था, पूरा था? नहीं था, पूरा नहीं था, आधा था। इसी कारण इसका नाम क्या है? और इसकी संख्या कितना होता है? 16 इसकी संख्या होती है। आए समझ में? इस प्रकार हवा कहाँ जाता है? फेफड़ा में प्रवेश करता है। कहाँ? और फेफड़ा जब ट्रेकिया आगे बढ़ता है तो वहां भी कितने भाग में बढ़ जाता है? 2 भाग में। देखो ये ट्रेकिया है और ट्रेकिया कितने भाग में बढ़ गया? 2 भाग में। इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकस या ब्रोंकी। ठीक है, और यह भी शाखा आगे चलकर कितने भाग में बढ़ जाता है? बहुत सारे भागों में बट जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकियल्स। ये सब बता चुके हैं, लिखा चुके हैं। अब ये भी शाखाएं क्या होता है? प्रत्येक शाखाओं के ऊपर क्या होता है? एक बैलून के जैसा स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं उसको? फेफड़ा का अंतिम भाग क्या है? श्वसन गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? वायु कोश में। ठीक है, वायु कोश की संख्या कितना? 30 करोड़। 30 करोड़। ठीक है, एक फेफड़ा में कि दोनों फेफड़ा में? दोनों फेफड़ा। चलिए अब देखिए, इसको सुरक्षा देने के लिए हमारे बॉडी में क्या है? रिब्स है। क्या है? देखिए ये सब रिब्स है। रिब्स की संख्या कितना होता है? 24 होता है, यानी कि 12 जोड़ा होता है। रिब्स का क्या काम है? फेफड़े को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, और ये फेफड़ा के बाहर इस प्रकार से कवर रहता है। चलिए देखिए, ये हो गया आपका रिब्स। देखिए लग रहा है ना पूरा चौला जैसा, बत्ती के जैसा है ना?
और इस प्रकार से ये कर्व रहता है, घुमा रहता है, फेफड़ा को चारों तरफ से घेर के रखता है। कोई एक लड़का आएगा यहाँ जिसको हम अच्छा से समझा देंगे इससे और बेहतर। देखिए ध्यान से, ये फेफड़ा है ना, दोनों साइड फेफड़ा है, और यहाँ देखो हड्डी दिख रहा है सबको, दिख रहा है कि खोल दें ऐसा चलो सीधा करो। अब देखिए ये हड्डी कहाँ से कनेक्ट है, तो ये हड्डी हमारे रीढ़ की हड्डी से कनेक्ट, इससे कनेक्ट है, हाथ ऊपर करो हाँ, इस प्रकार से यहाँ से कनेक्ट है और इस प्रकार से चारों तरफ से घुमा हुआ है, इधर से भी और इधर से भी। किसको प्रोटेक्शन दे रहा है, किसको दे रहा है प्रोटेक्शन, हाँ, तो ये पूरा इधर से घुमा हुआ है, तुम भी घूमो ना रे ऐसे घुमा हुआ, और बीच में एक बताए थे हड्डी है जो यहाँ आके जुड़ता है, बताए थे ना कल, हाँ, थोड़ा धड़कन बढ़ गया, जाओ समझ में आया सबको। तो ये रीढ़ की हड्डी से पीछे आता है और फेफड़ा के मतलब यहाँ पे कनेक्ट रहता है, मतलब फेफड़ा को चारों ओर से क्या करता है, हाँ, प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। और आपको बता दें फेफड़ा कहाँ लटका हुआ है, रीढ़ की हड्डी पे ही लटका हुआ है। कौन सी हड्डी पे, हाँ, और दोनों फेफड़ा के बीच में कौन है, दिल बेचारा, कहाँ है रे, दोनों फेफड़ा के बीच में कौन है, दिल है, हार्ट है। चलिए तो देखो ये क्या है, हमारा रिब्स है, ये क्या है, रिब्स दिखता है, ये पीछे से मतलब आगे से जुड़ा हुआ और चारों तरफ से इस प्रकार से बाउंड्री करके रखता है, किसको, फेफड़ा को, कहीं फेफड़ा में चोट ना लगे, ठीक है। चलिए अब समझिए, तो मान के चलिए ये हो गया आपका फेफड़ा, दिख रहा सबको, फेफड़ा हो गया, और ये क्या हो गया, रिब्स, कितना जोड़ा रिब्स होता है, 12 जोड़ा, 12 पेयर हम इसको बोलते हैं। और इसके बीच में एक आवरण होता है, सुरक्षात्मक लेयर होता है, कल बताए थे। इस लेयर का नाम क्या है, प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन लिखाए थे आप लोग, कल लिखाए थे। लंग्स के चारों ओर एक बाउंड्री होता है और इस बाउंड्री का क्या नाम है, प्लूरल मेम्ब्रेन, क्या नाम है, हाँ, और लंग्स के और प्लूरा के बीच कुछ खाली स्थान दिख रहा है, बहुत सारा खाली स्थान है ना, किसके किसके बीच, ये हो गया लंग्स और ये हो गया मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, प्लूरा, क्या नाम है, दोनों के बीच कुछ खाली स्थान दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी, प्लूरल गुहा। तो ये दोनों फेफड़ा हो गया और ये क्या हो गया, प्लूरल मेम्ब्रेन, दोनों के बीच जो खाली स्थान है इसको क्या बोलेंगे, प्लूरल कैविटी। लिखिए देते यदि तुम लोग को नहीं समझ आता है, प्लूरल कैविटी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्लूरा गुहा, प्लूरा गुहा कहते हैं इसको। अब ध्यान समझो, और ये क्या गुहा खाली रहता है, हाँ, इसमें एक लिक्विड पदार्थ, एक तरल पदार्थ भरा रहता है, इसमें, इस गुफा में, देख रहे हैं ये लिक्विड है ना, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, हाँ, प्लूरा द्रव या प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड मतलब क्या होता है, तरल पदार्थ, लिक्विड पदार्थ, ठीक है। ये कहां भरा रहता है, इस गुफा में, इस गुफा में, प्लूरा गुफा में, प्लूरा गुहा में। प्लूरा गुहा क्या होता है, जो बीच में खाली स्थान है, ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ है, प्लूरल द्रव दिखता है, फ्लूइड, फ्लूइड मतलब क्या होता है, द्रव, और इस खाली स्थान को हम लोग कहते हैं प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी, ठीक है। अब इस द्रव का क्या काम है, इस द्रव का काम है कि फेफड़ा क्या होता है, फैलता और, हाँ, तो यदि फेफड़ा फैलेगा और सिकुड़ेगा तो घर्षण होगा कि नहीं होगा, कोई भी चीज फैल रहा है और सिकुड़ रहा है या गति कर रहा है या दोनों के बीच स्पर्श हो रहा है तो उसमें क्या होगा, घर्षण होगा। तो यदि घर्षण होगा तो हम लोग 10-20 साल 25 साल सांस लेंगे तब तो फेफड़ा खियाइए जाएगा ना, साइकिल का टायर थोड़े बदल लेंगे, कहीं मिलता है फेफड़ा की दुकान देखें कभी नहीं। इसमें ऐसा ग्रीसिंग किया, ऐसा ऑयलिंग किया है, ये ऑयल हमेशा फेफड़ा को बचाते रहता है, फेफड़ा को जरा सा भी घर्षण होने के लिए नहीं देता। घर्षण समझ रहे हैं ना, घिसता नहीं है, ऐसा समझ में। तो इस द्रव का क्या काम है, प्लूरल द्रव का क्या काम है, फेफड़ा को घर्षण से बचाना और किसी प्रकार के बैक्टीरिया वायरस यदि हमारे शरीर में
या हमारे लंग्स के ऊपर अटैक कर रहा है, तो वो इस द्रव को क्या करेगा, सॉरी इस द्रव में जैसे ही आएगा तो क्या होगा, मर जाएगा। तो ये क्या करेगा, इस द्रव से जैसे इसके अंदर आएगा तो क्या होगा, वो मर जाएगा। और हमारा लंग्स क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, किसी प्रकार के इंफेक्शन से संक्रमण नहीं फैलेगा। लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जो इस पानी को भी समुद्र, 7 समुद्र पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, तो ये भी क्या करता है, 7 समुद्र पार करके किसके पास आ जाता है, हाँ, जिसके कारण क्या होता है, टीवी होता है। आप लोगों को पता है टीवी मतलब क्या होता है, टेलीविजन हो गया। हाँ वेरी गुड, देखो 9th क्लास का पढ़ा हुआ लड़का। ट्यूबरक्लोसिस होता है, बता थे ना रे, लंग्स में जो टीबी होता है किस बैक्टीरिया के कारण, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, इस प्रकार से इस द्रव का क्या काम है, छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरस को लंग्स के पास नहीं पहुंचने देना, लंग्स को सुरक्षा देना। यहां तक सबको समझ में आया, आगे बढ़े। अब देखिए अभी जो बताया वही है, ये हो गया कौन सी आपका, ट्रेकिया। ये क्या हो गया, कार्टिलेज। और इस द्रव का नाम क्या है, प्लूरल द्रव। ठीक है, और ये क्या है, रिब्स है। रिब्स क्या करता है, फेफड़ा को बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। और रिब्स के बीच में एक मसल्स भी होता है, आप लोग को बताए थे। इधर गया भाई मसल्स, हाँ देखिए ये क्या है, रिब्स है। इसको क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। कल आप लोग को हम कई बार बताए थे। 2 रिब्स के बीच में क्या खाली स्थान रहता है, पूरा मांस भरा हुआ रहता है। देखे ना आप लोग खस्सी बकरा का, हाँ, तो 2 रिब्स के बीच में क्या होता है, मांस भरा रहता है। इस मसल्स को क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। और ब्रीदिंग मतलब सांस लेने और छोड़ने के दौरान ये सारे फैलते और सिकुड़ते हैं। कौन कौन, रिब्स भी फैलता है, इंटरकोस्टल मसल से फैलता है, अर्थात पूरा फेफड़ा ही फैलता है। कब, जब हम लोग श्वसन क्रिया लेते हैं, हवा अंदर लेते हैं, एयर अंदर लेते हैं, और जब एयर अंदर छोड़ते हैं तब क्या होता है, सिकुड़ जाता है। चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया। चलिए अब समझिए ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग मतलब क्या होता है, श्वासोच्छ्वास। क्या होता है, और श्वासोच्छ्वास कितने स्टेप में, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। प्रश्वास और प्रश्वास मतलब एयर का, उच्छ्वास मतलब एयर का बाहर छोड़ना, उसी को हम लोग कहते हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब क्या होता है, जब एयर कहां अंदर प्रवेश करेगा, किसके अंदर, तो जैसे ही फेफड़ा के अंदर एयर प्रवेश करेगा तो यहाँ एक भट्ठी लगा हुआ, लोहार का भट्ठी, क्या बोलते हैं इसको, डायाफ्राम। क्या कहते हैं, हाँ, इसी भट्ठी के कारण ये फैलता और सिकुड़ता इस प्रकार से। लोहार का भट्ठी देखे ना आप लोग, इसी के फैलने और सिकुड़ने के कारण फेफड़ा भी क्या होता है, यदि ई टूट गया तो क्या होगा, हाँ, फेफड़ा भी काम नहीं करेगा, क्योंकि फेफड़ा को जंपिंग कौन करवा रहा है, डायफ्राम। चलिए तो डायफ्राम के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो ये डायफ्राम है, और जब हम लोग क्या करते हैं, एयर अंदर लेते हैं, क्या लेते हैं, एयर, तो डायफ्राम नीचे या ऊपर, डायफ्राम किधर होगा, ताकि क्या होगा, फेफड़ा पूरा अधिक से अधिक फैल पाएगा। और जैसे ये नीचे आएगा तो यहाँ और स्पेस बनेगा ना, स्पेस बनेगा, और फेफड़ा अधिक से अधिक हवा को एब्जॉर्ब कर पाएगा। और जैसे हम लोग फिर सांस अंदर छोड़ेंगे तो फेफड़ा क्या होगा, सिकुड़ेगा, और तब डायफ्राम नीचे से जंप करेगा, क्या कहेगा, फेफड़ा कहेगा तुम सिकुड़ो, और जैसे ही फेफड़ा सिकुड़ेगा तो हवा क्या होगा, बाहर। तो इंस्पायरेशन मतलब हो गया प्रश्वास। क्या हो गया, तो प्रश्वास में डायफ्राम ऊपर या नीचे, नीचे डायफ्राम, हाँ, और उच्छ्वास में डायफ्राम, उच्छ्वास में डायफ्राम क्या होता है, ऊपर जंप करता है, किसको, तो फेफड़ा से क्या होता है, जो भी CO2 गैस है और भी जो भी विषैला गैस है वो क्या होता है, फेफड़े से, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, उच्छ्वास कहते हैं।
तो ब्रीदिंग कितने चरणों में? 2, प्रश्वास और उच्छ्वास। चलिए यहां तक सबको समझ में आया। चलिए अब बताइए ये जो क्रिया होता है ब्रीदिंग का, तो इसमें क्या सब होता है, क्या परिवर्तन आता है? क्या परिवर्तन आता है बताइए? ब्रीदिंग इन मतलब अंदर, इसी को कहते हैं प्रश्वास। तो जब हम लोग हवा अंदर लेंगे तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या सब परिवर्तन होंगे? सबसे पहले फेफड़ा, रिब्स भी, इंटरकोस्टल मसल्स भी, और केवल डायफ्राम क्या होगा? नीचे। देखो ये डायफ्राम है ना, कल इसका वीडियो भी दिखाए थे कैसे ये सिकुड़ रहा था, फैल रहा था। हाँ, ये परिवर्तन होगा किस क्रिया में? प्रश्वास। और दूसरा उच्छ्वास में क्या परिवर्तन होगा? फेफड़ा, डायफ्राम, उदर गुहा फैल जाएगा। जब हम लोग सांस क्या करेंगे? हाँ, तो फेफड़ा क्या होगा? फेफड़ा क्या होगा? हाँ। इस प्रकार से प्रश्वास और उच्छ्वास में हमारे श्वसन तंत्र में परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया। चलिए आप लोग सुने वेंटिलेटर पर कोई इंसान जिंदा है, मरने ही वाला, लेकिन वेंटिलेटर देके जिंदा रखा गया। खास करके ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में होता है ऐसा कि मान के चलो उसका डायफ्राम टूट गया, और डायफ्राम टूटने से इंसान कितना मिनट में मर जाएगा? 2 से 3 मिनट में मर जाएगा। जैसे उसको इस रीजन में चोट लगा, उसका डायफ्राम टूट गया, वो 2 से 3 मिनट में मर जाएगा, क्योंकि उसका फेफड़ा काम करना बंद कर देगा। ठीक है। लेकिन अच्छा, ये जो फैलता है और सिकुड़ता है, इसकी क्रिया हम लोग कहते हैं वेंटिलेशन। क्या कहते हैं? और यह जो क्रिया करवाता है इसको कहते हैं वेंटिलेटर। क्या कहते हैं? देखते होंगे बहुत सारा पेशेंट कहता है वेंटिलेटर पर जिंदा है, मतलब उसका डायफ्राम टूट गया या और फेफड़ा में कहीं चोट लग गया, श्वसन क्रिया डिस्टर्ब हो गया, लेकिन उसको एक अत्याधुनिक मशीन डालकर उसके फेफड़ा को फैलाया जा रहा है, सिकुड़ा जा रहा है, या ऑक्सीजन देकर क्या किया जा रहा है? जिंदा रखा जा रहा है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेंटिलेटर बोलते हैं। आप लोग सुने ये वर्ड, वेंटिलेटर वर्ड सुने हैं? चलो नहीं सुना। घर में भी वेंटिलेटर लगता है, अब तो सुन लिया ना। तो वो क्यों लगाया गया? क्योंकि हवा अंदर और बाहर जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेंटिलेटर। अब समझ में आ गया। चलिए अब बताते हैं कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों है। तो ये सबको पता है क्यों है, ऊर्जा के। और ये क्रिया ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आ जाता है और CO2 बाहर निकल जाता है। ये होता कैसे, समझिए ध्यान से। अभी तक हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन कहां पहुंच गया है? फेफड़ा में। अभी ब्लड में नहीं, कहां पहुंच गया है? फेफड़ा में ब्लड पहुंच गया है। और जैसे ही फेफड़ा के किस भाग में ब्लड पहुंचा है? वायु कोश में। कहां पहुंचा है? सबको पता है ना वायु कोश क्या होता है? हाँ, वायु कोश इस प्रकार से एक गुंबद के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और इसके बाहर क्या है? ब्लड वेसल्स, नस है, और सब नस में कौन भरा हुआ है? ब्लड। ब्लड का कौन सा पार्ट? आरबीसी। कल देखे थे ना कैसे दिवाली के अवसर पर सब आरबीसी दौड़ रहा था तेल लेने के लिए। कौन चीज लेने के लिए? ऑक्सीजन। किसके पास जा रहा था? क्योंकि वायु कोश के पास क्या आ गया है? ऑक्सीजन। अब देखिए जैसे ही ऑक्सीजन आएगा तो यह क्या होता है? विसरण क्रिया के द्वारा। ध्यान रखना, किस क्रिया के द्वारा? विसरण क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन किस में आ जाता है? और ब्लड के आरबीसी के अंदर जो भी CO2 वो कहां चल जाता है? वायु कोश में। किस क्रिया के द्वारा? विसरण। विसरण किसको कहते हैं? आदान प्रदान। अर्थात जो क्रिया उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। जैसे यहां एक बाल्टी पानी डाल देंगे तो क्या पानी यहां सब रुक जाएगा? उच्च दाब से जिधर जिधर नीचे है, जिधर जिधर गड्ढा, उधर क्या होगा? पानी बह जाएगा।
उसी प्रकार जब यहाँ ऑक्सीजन आता है तो इसका दाब उच्च हो जाता है और यहां से एयर किस में आ जाता है, ब्लड में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या होगा। यहां तक 6 पॉइंट तुम लोग समझ गया। 7वां पॉइंट एल्वुलाई, हाँ 8वां हार्ट। अब देखिए ये ऑक्सीजन लेके क्या करेगा, जैसे फेफड़ा से ऑक्सीजन लिया और ये ब्लड कहां चल जाएगा, हार्ट कहां रहता है, दोनों फेफड़ा के इस प्रकार से हार्ट रहता है, ई वाला हार्ट है। ठीक है, कहां रहता है, दोनों फेफड़ा के। अब ये ब्लड, जो ब्लड ऑक्सीजन ले लिया वो कहां चल गया, हार्ट में चल गया। हार्ट एंड मेन मॉनिटर है ब्लड का, ब्लड को कहां कहां भेजेगा, ये ऑर्डर कौन देता है, हाँ ब्लड को पंप करने वाला मशीन कौन है, पंपिंग वाटर देखे है ना, पंपिंग सेट, पंपिंग सेट में वाटर पंप में क्या फेंकता है, वाटर, लेकिन ये ब्लड पंप मशीन है। इस मशीन का क्या नाम है, ये केवल ब्लडे को पंप करता है, ब्लडे को पूरे शरीर में भेजता है, कौन, हार्ट। और इसका काम है कि बॉडी के सभी भागों से CO2 वाला ब्लड ले लेना और किसको दे देना, फेफड़ा को, और फेफड़ा से O2 वाला ब्लड लेके शरीर के सब भाग तक पहुंचा देना, बस इसका यही काम है। ठीक है, किसका, दिल का, हृदय का, हार्ट का, क्या काम है इसका, बोलो सर तुम क्या हो, किसका। अभी हार्ट के बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। 3rd क्लास में पूरा दिल का ऑपरेशन सर्जरी करके खोल के पढ़ा देंगे तुमको। बता देते इसका साइज, इसका साइज मुट्ठी के जैसा होता है, देख रहा मुट्ठी कैसा है, इसी प्रकार हार्ट का काम करता है। और तुम्हारा हार्ट हम देख रहे हैं क्या 100 ग्राम का है, 200 ग्राम का तुम्हारा हार्ट, नहीं तो जाके तराजू तोल लेना। चलिए यहां तक समझ में आया। हार्ट क्या करता है, बॉडी के सभी भागों से O2 वाला ब्लड और किसको देता है, फेफड़ा को। और जानवे करता है, फेफड़ा क्या करता है, ब्लड से CO2 ले लेता है, O2, हाँ तो फिर क्या करेगा, हार्ट O2 वाला ब्लड ले लेगा, कौन, देख रहा है इसका कितना पाइप बिछा हुआ है, नल जल योजना यही चला रहा है हमारे शरीर के अंदर, है समझ में। ये क्या करता है, सब गली, हनुमान टोला, बिचला टोला, पिछला टोला, सब टोला में भेज देता है वाटर। हाँ समझ में आया, हाँ ये काम कौन करता है, हार्ट करता है। इस प्रकार हमारे संवर्षा के सभी नागरिकों को क्या मिल जाता है, शुद्ध जल मिल जाता है, और हमारे शरीर के सभी सेल को शुद्ध ब्लड, और ब्लड के साथ साथ ऊर्जा और ऑक्सीजन भी, हाँ ऐसा में। चलिए अब इसी को समझना है, बहुत लोग समझना, अब लिखो तुम लोग। तो हेडिंग बनाइए श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्रीदिंग कहते हैं। तो ब्रीदिंग में कितने स्टेप, 2 स्टेप, कौन कौन, प्रश्वास और प्रश्वास और उच्छ्वास। तो इसका डेफिनेशन क्या देंगे, प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित क्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं, अर्थात अपने भाषा में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। लिखिए आगे, इसका डेफिनेशन लिखिए, प्रश्वास तथा उच्छ्वास के सम्मिलित क्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। श्वासोच्छ्वास
यानी कि ब्रीदिंग कहते हैं। हो गया। आप लोग लिख लीजिएगा सूत्र, प्रश्वास प्लस उच्छ्वास इज इक्वल टू श्वासोच्छ्वास। ये हो गया बायोलॉजी का फॉर्मूला। इसको बॉक्स में अच्छा से बंद कर लेना। प्रश्वास प्लस उच्छ्वास बराबर श्वासोच्छ्वास। यहां तक सबका हो गया। चलिए, इसका दूसरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वेरी गुड, सांस लेने तथा छोड़ने। लिखिए, सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को, सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। बोलो। चलिए, अब एक नया हेडिंग बनाइए, फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान। फेफड़ों में हेडिंग है ये, फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान। आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस इन लंग्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस इन लंग्स। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान। तो सबको पता है कि नासिका के द्वारा हवा कहां आता है? हाँ, ट्रेकिया, और ट्रेकिया से कहां आता है? फेफड़ा में आता है। फेफड़ा के सबसे अंतिम भाग क्या है? वायुकोश। ठीक है, तो लिखिए इस पॉइंट को, हेडिंग बनाए, अंडरलाइन किए, इस प्रकार से अंडरलाइन कीजिए अच्छा से, और इस पर डबल पेन चलाइए। हाँ ठीक। लिख लिए? अब देखिए, प्रश्वास के द्वारा क्या होता है? वायुमंडल से ऑक्सीजन कहां जाता है? अंदर जाता है, नासिका में। नासिका से ट्रिकिया में, ट्रिकिया से ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एल्वुला, इस प्रकार से कहां पहुंचता है? फेफड़ा के सबसे अंतिम भाग किसमें? तो लिखिए इस पॉइंट को, लिखिए, प्रश्वास क्रिया के द्वारा, आयुर्वेदिक लिखिए, प्रश्वास क्रिया के द्वारा हवा नासिका के द्वारा फेफड़ों के कहां पहुंचता है? सबसे अंतिम भाग, फेफड़ों के अंतिम भाग, क्या बोलेंगे इसको? वायुकोश में पहुंचता है। वायुकोश में पहुंचता है। वायुकोश में क्या होता है? श्वसन गैसों का
हाँ, वायु कोश में ही, आगे रो देखिए, लिखिए, वायु कोश में ही श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। वायु कोश में ही श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। किस क्रिया के द्वारा आदान प्रदान होता है? किस क्रिया के द्वारा? विसरण क्रिया के द्वारा, जस्ट बताए थे। यहां तक हो गया सबका? चलिए अब देखिए, फेफड़ा के वायु कोश में क्या होता है। इस प्रकार से वायु कोश आप लोग फिगर बनाइए। हाँ, रजिस्टर उस क्लास में होगा, बच्चा वाला क्लास में होगा, 1 to 5 वाला। हो गया। इस प्रकार से आप लोग फिगर बनाइए वायु कोश का। और वायु कोश के चारों ओर क्या घिरा रहता है? क्या रहता है बोलो जल्दी? नस। नस मतलब ब्लड वेसल्स। इस प्रकार से आप लोग ब्लड वेसल्स बनाइए। और ब्लड वेसल्स में कौन आता है? ब्लड का कौन सा स्टाफ? ब्लड का कौन स्टाफ आता है? आरबीसी स्टाफ आता है। क्यों भेजता है स्टाफ को? ऑक्सीजन लाने के लिए। अब कहा है बार बार तेल लाने बोल रहे हैं तुम? इसमें सब में क्या है? आरबीसी आया है ब्लड वेसल्स में। कौन है? और आरबीसी क्या करेगा? खलिया सिलेंडर दे देगा, भरल का सिलेंडर। हाँ, चलो इस प्रकार से बना फिगर। और यही क्या होता है? श्वसन गैसों का आदान प्रदान। मतलब O2 कौन ले लेगा? आरबीसी O2 ले लेगा। और क्या छोड़ देगा यहां से? किसमें छोड़ देगा? और ये CO2 फिर क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। किसके द्वारा? हाँ, फेफड़ा होते होते नासिका के द्वारा क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। बन गया तक फिगर सबका? फास्ट में मेरे साथ साथ। चलिए अब देखिए, ये कौन सा फिगर था? कौन था ये? वायु कोश के चारों ओर क्या है? ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स का छोटा ब्रांच आता है। ब्लड वेसल्स तो मोटा होता है ना, लेकिन वायु कोश तो बहुत छोटा है ना? तो क्या ब्लड वेसल्स वहां पहुंच पाएगा? कभी आप लोग गाय भैंस को दवा पिलाएं ड्रॉप से? उसके लिए बड़का ड्रॉप आता है ना। हाँ, अब बच्चा को उस बांस वाला ड्रॉप से पिलाएंगे? नहीं, कहता हाँ सर। तो बच्चा के पास बच्चा वाला जाएगा छोटा। तो उसी प्रकार वायु कोश बहुत छोटा अंग है, तो इसके पास कौन जाएगा? छोटा ब्लड वेसल्स जाएगा। ब्लड वेसल्स समझते हैं? ब्लड वेसल्स क्या होता है? नस। नस का छोटा सा पतला सा नस जाएगा। और पतला नस को हम लोग कहते हैं ब्लड कैपिलरीज, रक्त केशिकाएं। क्या कहते हैं? तो फिगर में आप लोग लिख लीजिए, ये कंची है, ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज। फिगर में लिखिए आप लोग। ब्लड कैपिलरीज हिंदी में क्या कहते हैं इसको? रक्त केशिकाएं। रक्त केशिकाएं। और ये बैलून का नाम क्या है? हाँ, इस बैलून का नाम है वायु कोश। क्या हो रहा है यहां पर? O2 एंड CO2 का, हाँ ये चीज लिख लीजिए, O2 एंड CO2 का आदान प्रदान। फिगर के आसपास जगह है ना, उसमें लिखिए।
तुम भी आज फर्स्ट क्लास आया है, इससे पहले भी आया रेगुलर आएगा ना। हाँ तो उसी कारण चेहरा देखा हुआ लग रहा है। यहाँ तक सब कहोगे, आगे लिखा है, लिखिए आगे। लिखिए वायु कोश के चारों तरफ, वायु कोश के चारों ओर क्या बना रहता है, क्या रहता है, किसका जाल, रक्त केशिका का जाल, रक्त केशिकाएं का जाल, रक्त केशिकाएं का जाल फैला हुआ रहता है। रक्त केशिकाओं का जाल फैला हुआ रहता है। अब देखिए ये जो जाल फैला हुआ है, इधर ध्यान समझो, बात नहीं करो, सुनो। जाल जो फैला हुआ है ये क्या है, इसका क्या नाम है, रक्त केशिका। तो पहले ये ब्लड लेके आता है, और ब्लड में क्या लेके आता है, लेके आता है, ठीक है। तो इस ब्लड को यहाँ कौन भेजता है, ब्लड को यहाँ पंप करके कौन ढकल के भेजता है, हार्ट भेजता है। अब समझिए ध्यान से, हार्ट क्या करता है, वैसे हम थर्ड चैप्टर और डीपली बताएंगे, लेकिन समझिए ध्यान से हार्ट क्या करता है। मनुष्य की बॉडी में कितना फेफड़ा, ये मान के चलिए क्या हो गया, फेफड़ा हो गया, ठीक है। और दोनों फेफड़ा के बीच में क्या है, इस प्रकार से हट है। हाँ ऐसा ही हट होता है, आगे बताएंगे। अब देखिए पहले क्या करता है, ये बॉडी के सभी भाग से क्या करता है, CO2 वाला ब्लड को खींच लेता है, कौन, हार्ट। बॉडी के विभिन्न भाग से क्या करता है, CO2 वाला ब्लड, और खींच के कहां दे देता है, दोनों फेफड़ा को दे दिया। कैसा ब्लड दिया, CO2 ब्लड दिया। और फिर O2 वाला ब्लड क्या करेगा, ले लेगा। आया समझ में, हाँ ऐसा काम कौन करता है, हार्ट करता है। इस चीज को लिखिए, फिर फिगर बनाना। और जिस ब्लड में CO2 मिला रहता है उसको हम लोग कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या कहते हैं, और जिस ब्लड में O2 मिला रहता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ लिखिए, लिखिए शरीर के विभिन्न भागों से शरीर के विभिन्न भागों से डीऑक्सीजनेटेड, शरीर के विभिन्न भागों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट, हार्ट क्या करता है, पहले खींचता है, ग्रहण करता, ग्रहण करता है, और कहां तक पहुंचा देता है, फेफड़ा न पहुंचाएगा, पहले फेफड़ा तक पहुंचाता। और क्या करता है, फेफड़ा से, फेफड़ा से कैसा ब्लड, O2 वाला ब्लड, O2 वाला ब्लड को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या होता है, ऑक्सीकृत, वेरी गुड, ऑक्सीकृत ब्लड।
ऑक्सीकृत रक्त, ऑक्सीकृत रक्त, ऑक्सीकृत रक्त में क्या होगा? O2 होगा, को क्या करता है? शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ब्लड का सर्कुलेशन या श्वसन गैसों का आदान प्रदान हमारे शरीर में कैसे होता है। सबको समझ में आया? देखिए